राइट देन आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कोर कंटेंट मंथ 5 लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर है अपने पास में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। यानी कि आपके पास में इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर डिफरेंस हो दो कंट्री की करेंसीज के अंदर वहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंडर में हम कैसे नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल जो फॉर्म होता है, कैसे रेफरेंस पॉइंट अपने पास में बनते हैं, उनके बिहाफ पे अपने देख सकते हैं। यानी कि मान लो कि आपके पास में जो है मार्केट आपके पास में, मैं इस मॉडल का एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ। यानी कि ये जो आपके पास में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मॉडल एक तरीके से होता कैसा है, वहां पे आईसीटी के आपने कोर कंटेंट मंथ 1 से लेके मंथ 4 के अंदर रेफरेंस पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर वहां पे, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़े थे, ब्रेकर ब्लॉक्स पढ़े थे, वैक्यूम ब्लॉक्स, सारी चीजें रेफरेंस पॉइंट थी। वो चीजें क्या बताती है, प्राइस डिलीवरी कैसे हो सकती है जब भी कोई मार्केट आपके पास में कोई फेयर वैल्यू गैप से या फिर कोई कंसोलिडेशन एरिया से ब्रेकआउट करता है, कोई नई प्राइस डिलीवरी आपके पास में आती है। मान लो कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन का रीजन आप देख रहे हो करेंसी पेयर के ऊपर। वहां पे मान लो कि यहां पे आप कोई भी करेंसी पेयर ले रहे हो जिसको कंपेयर कर रहे हो, एक्स वाई जेड को कंपेयर कर रहे हो आप लोग यहाँ पे ए बी सी से, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी करेंसी पेयर रख सकते हो, एक्स वाई जेड की जगह यूरो, एबीसी की जगह यूएसडी, या फिर कोई भी आपको जो अच्छा लगे दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो। एक तरीके से ये एक मॉडल है इंटरेस्ट रेट के अंदर, अगर डिफरेंस हो रहा हो वहां पे एक्स वाई जेड और एबीसी के अंदर, यहाँ पे एक्स वाई जेड होगी आपके पास में एक करेंसी, ठीक है ना, नंबर 1, और दूसरी होगी ए बी सी, यानी कि दूसरा करेंसी पेयर जो कंपेयर हो रहा है किससे, आपके पास में एक्स वाई जेड से, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे नंबर 2। अब ये दोनों मान लो कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके कंसोलिडेशन दे रहे हैं। एक कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं इस मॉडल की प्रोबेबिलिटी हाई करूं, यानी कि बेटर तरीके से काम करे यानी कि मान लो ये जो कंसोलिडेशन आपके पास में एक्स वाई जेड एबीसी, या फिर मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे यूरो वर्सेस यूएसडी, या फिर आप यूएसडी कैड ले सकते हो, कोई भी करेंसी पेयर फॉरेक्स का, जो कि आप यहाँ पे जाने के बाद में कोई भी आपको दिख रहा है, कितना भी स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे कैड जीपीवाई ले सकते हो, यूएसडी आईएनआर ले सकते हो, यूएसडी कैड ले सकते हो, यूरो जीबीपी ले सकते हो, न्यूजीलैंड सीएचएफ, कोई सा भी यहाँ पे। अब अगर ये कंसोलिडेशन दे रहा है आपके पास में, कंसोलिडेट कर रहा है एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे आके, स्पेसिफिक प्राइस लेवल कौन सा हो सकता है आपके पास में, ओल्ड हाई हो सकता है, ओल्ड लो हो सकता है, प्रीमियम जोन हो सकता है, डिस्काउंटेड जोन हो सकता है वहां पे, ठीक है ना। इस तरीके से वहां पे आके मार्केट मान लो कंसोलिडेट कर रहा है, उस कंसोलिडेशन का आप रीजन ढूंढते हो सबसे पहले तो, ठीक है ना। कंसोलिडेट ये कर क्यों रहा है, इसका रीजन, उसका रीजन आप देखते हो इसी करेंसी पेयर के अंदर, एक्स वाई जेड और एबीसी के अंदर, दोनों की मैक्रो इकोनॉमिक्स को वहां पे आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसी हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलाइन करते हुए आईसीटी एल्गोरिदम के साथ में, यानी कि जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उसके साथ में अगर आप अलाइन कर लो आईसीटी के प्राइस एक्शन को, वहां पे आईसीटी का प्राइस एक्शन यानी कि मार्केट किस तरीके से बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाता है, कैसे रेफरेंस पॉइंट बनाता है, कैसे कंसोलिडेट के बाद में एक्सपेंशन आता है, ठीक है, जो कि कोर कंटेंट मंथ 1 से लेके मंथ जो 4 है वहां पे ये चीजें अपन ने सीखी थी। अब उन चीजों को अलाइन करते हुए हम क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस दो कंट्री की करेंसीज के बीच में। वहां पे मान लो कि आपके पास में करेंसी नंबर है 1, जो कि है आपके पास में एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूं एक तरीके से एक्स वाई जेड। इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मान लेते हैं 5% है, ऑलराइट, ठीक है, पहला। दूसरी आपके पास में जो है एबीसी, यानी कि दूसरी एबीसी दूसरी कंट्री है ये, इसका इंटरेस्ट रेट आपके पास में कितना है, 4%। एज ए एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, ठीक है। आप चाहे अगर आप कहोगे तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, आप बता दो इसको 6 रखना है, 5 रखना है, 4 रखना है, 3 2, जैसे भी आप कहोगे, तो मैं उसके हिसाब से इस एल्गोरिदम को प्रिंट करके आपको चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल के रूप में भी दिखा दूंगा वहां पे, ठीक है। कोई सा भी चार्ट लेंगे उसके ऊपर सेम बिहेवियर कर रहा होगा इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा
मार्केट जो है एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसको बोलते हैं कैरी ट्रेड, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं रखता हूँ, मान लेते कि यहाँ पे अपने डिफरेंस है 4% रख देते हैं एक तरीके से, ठीक है। एक्स वाई जेड और एबीसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है दो कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे वो कितने हैं आपके पास में 5-4 1% है। तो एज ए इन्वेस्टर आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, इस सेंट्रल बैंक के अंदर या फिर इस सेंट्रल बैंक के अंदर, वहां पे ऑब्वियसली यहीं पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है अपने को यहाँ पे, इसीलिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देता है वो करेंसीज के अंदर आपके पास में एक तो जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है आपके पास में। तो लोग जो हैं सेविंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेते हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उनको पता है कि जो लोन है वो रीपे करना होगा तो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे करना होगा वहां पे, ऑलराइट। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में मार्केट जो है एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल जो कि हो सकता है आपके पास में, नंबर 1 ओल्ड हाई, ठीक है, नंबर 2 ओल्ड लो, नंबर 3 पे कौन सा हो सकता है आपके पास में प्रीमियम जोन, दूसरा हो सकता है डिस्काउंट, ठीक है ना। इस तरीके के कोई मार्केट पीडीआरए मैट्रिक्स के ऊपर आने के बाद में आपके पास में ये कंसोलिडेट कर रहा है और आप इन दोनों के मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हो वहां पे कि मार्केट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, एक्स वाई जेड और एबीसी यानी कि दोनों कंट्रीज की करेंसीज के अंदर। वहां पे अगर इन दोनों के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो वो जो कंसोलिडेशन है एक न्यूज के बाद में ब्रेक होती है वहां पे। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हुए और मार्केट एक ओल्ड हाई लेने के बाद में यहाँ पे मान लो कि एक ओल्ड हाई था पुराना, ठीक है, इसको हम मार्क भी कर देते हैं एज ए मॉडल के अंदर ओल्ड हाई यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले एक्यूमुलेट कर रहा था, जैसे कोई न्यूज आई यहाँ पे और मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेट किया यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसके अंदर अगर इस लेग में इंटरेस्ट रेट का इन्वॉल्वमेंट है इस लेग के अंदर यहाँ पे, यानी कि आपके पास में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या हो गया, एक्स वाई जेड कंपेयर हो रहा है तो एक्स वाई जेड जो पहला पेयर है कंपेयर किसके साथ में हो रहा है, एबीसी के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वीक हो जाएगा वहां पे, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट आपके पास में 4% है और दूसरे की जो कंपेयर हो रहा है नीचे यहाँ पे उसकी क्या है आपके पास में 5%। तो ये अगर 5% के अंदर स्ट्रांग है दूसरा तो ऑटोमेटिकली वीक कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ये समझ में आई आपको, हाँ या ना बताओ, ओके, ठीक है। तो अगर मार्केट इस तरीके का आपके पास में स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है दैट मीन आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया कि ये क्या है आपके पास में इंटरेस्ट रेट का इन्वॉल्वमेंट है इस लैग के अंदर, यानी कि मार्केट जो है इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है और लॉन्ग टर्म के ऊपर जो मार्केट है आपके पास में कहीं बेरिश जा सकता है। उसके बाद में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आप क्या देखोगे वहां पे आईसीटी के जो भी पीडीआरएस हैं, मार्केट की सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे है, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन कहां पे हो रहा है मार्केट का, ठीक है, फिब लगाने के बाद में प्रीमियम डिस्काउंटेड कहां पे बैठ रहा है, ठीक है ना। तो वो आप वहां पे देख सकते हो कि मार्केट जो है कितना टारगेट कर सकता है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे है मार्केट की, यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन ये वाला और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इस तरीके से मार्केट आपके पास में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है, कोई रेफरेंस पॉइंट आपके पास में क्रिएट कर रहा है आफ्टर द इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ओल्ड हाई लेने के बाद में, दैट मीन मार्केट जो है आपके पास में लॉन्ग टर्म के ऊपर कहां पे जा सकता है, बेरिश जा सकता है, ठीक है। अब जो आईसीटी की जो प्राइस डिलीवरी है वो अपने अलाइन करते हैं इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल के साथ में, उसके साथ उसके अंदर हम क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, यानी कि स्मार्ट मनी जो है वो किस तरीके से अपनी पोजीशन लेती है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे। नंबर 2 पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके पास में हाई इंपैक्ट जो रेट डिसीजन होता है उसके ऊपर जो मार्केट का एक लैग जो स्ट्रांगली प्राइस को डिस्प्लेसमेंट करता है वो चीजें अपने देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रेट डिफरेंशियल आपके पास में आपको हेल्प करता है मार्केट के बायस को क्लियरली दिखाने के अंदर वहां पे। जैसे कि अगर इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं वहां पे चार्ट्स के अंदर, ठीक है ना, कोई भी चार्ट आप देख सकते हो वहां पे, जैसे कि यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी कैड, यूएसटी जेपीवाई,
जीबीपी जेपीवाई, वहां पे अगर आपके पास में इंटरेस्ट रेट का दो कंट्री की करेंसीज के बीच में डिफरेंस है तो वो आपके पास में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो वो इसी तरीके से मूव करती है वहां पे। जैसे कि अपने एग्जांपल देखें इसका चार्ट्स के ऊपर, वहां पे ये मॉडल समझ में आ गया आपको? इंटरेस्ट और ये चीजें आपके पास में मिनिमम टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। डेली, ठीक है, दूसरा मंथली, वीकली, डेली, वीकली, मंथली, क्योंकि अपने कोर कंटेंट मंथ 1 से लेके मंथ 5 तक जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हाई टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से है एज ए स्विंग ट्रेडिंग। हालांकि कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर हमने डेली रेंज भी पढ़ी थी जो कि लोअर टाइम फ्रेम के लिए था कि मार्केट ने जुड़ा स्विंग कहां पे बनाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सारे लेक्चर्स हैं अपने पास में वो हाई टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग के ऊपर है और करेंसी पेयर्स के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं जीपी जेपीवाई जो कि है हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप मार्केट को देखोगे यहां से, ठीक है, कंटिन्यू आपके पास में जो मार्केट है किस तरीके से मूव कर रहा है यहां से 2009, 2012, 2016। अब 2016 के बाद में उन्होंने क्या है ना कि इंटरेस्ट रेट जापान की क्या रही हुई है, जेपीवाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो पॉज रखी हुई है उन्होंने। और जबकि पॉन्ड ने जो है इंटरेस्ट रेट चेंजेस किए हुए हैं। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूं फॉरेक्स फैक्ट्रीज के ऊपर, वहां पे या investing.com के ऊपर। ट्रेड डिसीजन और investing.com, या तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख सकते हो और या फिर investing.com के ऊपर देख सकते हो। investing.com के ऊपर आपके पास में क्या है ना कि जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट डेटा है वो आपको दिखा देगा, जिससे कि आपको पहचानने में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पे सही रहेगा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से पुरानी, ये मेरे पास में जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2016 से उनकी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। 2018 है, 2017 है, ठीक है, ये है मेरे पास में 2016, और 2016 की स्टार्टिंग मेरे पास में है जनवरी से। यहाँ पे दिख रही है सब लोगों को कि ये, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है -0.1, और वो कब तक रही हुई है देखो 2016 से अगर हम स्टार्ट करें और सीधा लेके चलूं मैं आपको कंटिन्यू यहां तक 2024 तक जनवरी, यानी कि दिसंबर 2023 के एंडिंग तक आपके पास में इंटरेस्ट रेट क्या रही हुई है, पॉज, ठीक है। कितनी रही हुई है, -0.1%। क्या जी जीबीपी की इंटरेस्ट रेट क्या रही हुई है 2016 से, अगर हम वो देखें वहां पे, इंटरेस्ट रेट डिसीजन investing.com, और investing.com के ऊपर अपने पास में पुरानी हिस्टोरिकल जो है डेटा बता देगा। यहाँ पे आप 2016 से देख लो, उसके चेंजेस हैं, ठीक है। अगर इसकी इंटरेस्ट रेट हाई हो रही है आपके पास में, चेंज हो रही है, तो आपके पास में जो जीबीपी है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि स्ट्रांग हो सकता है अगर इसकी इंटरेस्ट रेट हाई है वहां पे, ठीक है। अब बिना चार्ट को देखे हुए सिर्फ हम इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से पता लगा रहे हैं कि जो जीबीपी है, जीबीपी जेपीवाई किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन सी डेट से, 14 जनवरी 2016 से लेके दिसंबर 2023 के एंडिंग तक वहां पे। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या है, इसका है 0.5 और उसका है -0.1 वहां पे। तो एक तरीके से क्या बता रही है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कौन सा स्ट्रांग है पेयर, पॉन्ड, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो कौन से सेंट्रल बैंक आप चूज करोगे वहां पे, पॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे कंटिन्यू इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, लोअर, ठीक है, जबकि इसके ने इंटरेस्ट रेट देखो हायर किए हुए हैं
नेगेटिव कभी नहीं किए हुए, पॉज किए हुए हैं लेकिन हायर हैं स्टिल। यहाँ पे देखो कंटिन्यू। अब एग्रेसिवली बाय कब जाएगा जीबीपी जेपीवाई, अगर आपको देखना हो कि एग्रेसिव बाय जब ये इंटरेस्ट रेट हाई करने लगे और ज्यादा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का साइकिल आपके पास में चेंज हो रहा है, पहले क्या था, पॉज का था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है 2020 के अंदर वहां पे जीबीपी जेपीवाई को, ठीक है। लेकिन अब ये एग्रेसिवली बाय कब जाने लगेगा जीबीपी जेपीवाई सिंगल डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो 2022 के अंदर इन्होंने है ना इंटरेस्ट रेट क्या करना स्टार्ट किया हुआ है, हाई करना स्टार्ट किया हुआ। इंटरेस्ट रेट का साइकिल यहाँ पे चेंज हो गया ना 0.1% से यहाँ पे आपके पास में दिसंबर 2021 के अंदर। तो आप जीबीपी जेपीवाई को यहां से देखो कि उन्होंने ना किस तरीके से वो चार्ट आपके पास में बूस्ट पकड़ रहा है, एक पेस को पकड़ रहा है धीरे धीरे हाई की ओर वहां पे। और कब तक पकड़ेगा वो आपके पास में, दिसंबर यहां तक, ठीक है। क्योंकि यहां के बाद में जो जापान है वो इंटरेस्ट रेट क्या करने लग गया था, यहाँ पे हाई करने लग गया था, नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर करने लग गया था वहां पे। तो हम देख रहे हैं दिसंबर का डेटा, दिसंबर तक का डेटा जीबीपी जेपीवाई का, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि कहां पे था हमारे पास में 2022 से, तो चार्ट पे देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई 2022 से वहां पे। चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूं क्या वो, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही है, अपने क्या डिस्कशन किया था कि ओल्ड हाई लेने के बाद में अगर कोई कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन यही हो रही है आपके पास में, देख रहे हो आप यहाँ पे आपके पास में मार्केट जो है हायर जाना स्टार्ट है 2022 इसके बाद में स्टार्ट है ना, इस कंसोलिडेशन के बाद में। और इस कंसोलिडेशन ने मार्केट के एक ओल्ड लो को यहाँ पे लिया हुआ है एक तरीके से, रिलेटिव है कि यहाँ पे, हाँ रिलेटिव इक्वल लूज बनाए। उसके बाद में मार्केट ने कंसोलिडेशन से क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेंशन यहाँ पे हायर। यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट रेट उन्होंने क्या किया हुआ है, हाइक किया हुआ है, साइकिल जो है चेंज हो रखा है किसके बाद में, 2022 के बाद में, यानी कि यहां से। अब ये कंटिन्यू मार्केट जो हायर जा रही है, यानी कि इसका आईपीडीए का एक्सपेंशन के बाद में जो लेग आपके पास में नीचे की ओर आएगा वो क्या होएगा, एक तरीके से रिट्रेसमेंट। कोई भी कंसोलिडेशन के बाद में एक एक्सपेंशन आता है, और हमें पता है कि मार्केट ने जो पुरानी हिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाई किया हुआ है पॉन्ड ने, लेकिन येन का जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉज है कब तक, 2023 तक, ठीक है। तो हर एक मूव कंसोलिडेशन के बाद में जो एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या हो सकता है आपके पास में, रिट्रेसमेंट। क्योंकि हम बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पता लगा रहे हैं कि जापान जो है लॉन्ग टर्म के ऊपर इंटरेस्ट रेट पॉज रख रहा है वहां पे। तो कोई भी कंसोलिडेशन के बाद में जो एक्सपेंशन आ रहा है और कोई भी डीलिंग रेंज आपके पास में बन रही है, मार्केट जो है उसके डिस्काउंटेड एरिया से अगेन एक्सपेंशन दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास में एक और डीलिंग रेंज बनी जिसका स्विंग लो था ये वाला, ठीक है, और स्विंग हाई कौन सा था, यहां से यहां तक। अब आईसीटी ने क्या बताया यहाँ पे कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करते हुए, ठीक है, और अलाइन करो उसे इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल के साथ में। अगर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो रही है और स्मार्ट मनी एंटिसिपेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास में मार्केट के अंदर रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हाई इंपैक्ट न्यूज की वजह से वहां पे, तो लार्ज प्राइस मूवमेंट आपके पास में मार्केट के अंदर आ सकते हैं। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी के अंदर आपके पास में एक्सपेंशन के बाद में आने वाला मूव क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट। ये चीज समझ में आई। दोबारा रिपीट कर देता हूं ये लाइन। आईसीटी ने ये बताया है कि आईसीटी प्राइस डिलीवरी यानी कि इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी को अलाइन करते हुए इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस के साथ में, यानी कि दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस हो रहे हैं आपके पास में, ठीक है, उन दोनों को अलाइन करते हुए, यानी कि टेक्निकल और फंडामेंटल, टेक्निकल किसके, जो आईसीटी ने बता रखे हैं कोर कंटेंट्स के अंदर, और फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी अपने स्टडी कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल्स, ठीक है। उन दोनों को जब आप अलाइन करोगे और मार्केट जो है कोई लिक्विडिटी आपके पास में कंसोलिडेट या इंजीनियरिंग, ठीक है, बना रही है, क्रिएट कर रही है, तो स्मार्ट मनी आपके पास में एंटिसिपेट करती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं,
ठीक है। पोजीशन स्मार्ट मनी उनके अकॉर्डिंग शिफ्ट करती है फिर खुद की। अगर बॉन्ड आपके पास में हाई इंटरेस्ट रेट करने वाला है, उसकी इंटरेस्ट रेट साइकिल आपके पास में हायर होने वाली है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वहां पे हम पाउंड के सेंट्रल बैंक को प्रीफर करेंगे क्योंकि वो हमें हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ना कि जापान वहां पे। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट से लोन लेके अपने कहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर। यानी कि आपके पास में मान लो येन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, नेगेटिव था, तो वहां से हमने लोन लिया एक तरीके से, और कहां पे दे दिया पैसा, पाउंड के सेंट्रल बैंक के अंदर वहां पे। ये इंटरेस्ट रेट का, ये आपके पास में सॉरी इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है आपके पास में। अब इस इन्वेस्टर के बिहेवियर को हम चार्ट के साथ में अलाइन करें, ठीक है। अलाइन करते हुए हम उसके अंदर देखें ऑर्डर ब्लॉक्स डिस्प्लेसमेंट। वो ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में पोजीशन होगी किसकी, स्मार्ट मनी की वहां पे, क्योंकि स्मार्ट मनी आपके पास में इंटरेस्ट रेट की चेंजेस को देखते हुए अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग बिल्ड कर रही है वहां पे। ठीक है, और वहां पे हम और क्या चीजें देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं वहां पे। तो ये अपने को क्या है ना कि ट्रेडर्स को हेल्प करता है वहां पे उसके बायस बनाने में, भले वो बुलिश हो या बेरिश हो। यहाँ पे राइट नाउ हमारे बायस कैसे बन रहे हैं, बुलिश। ठीक है, इसीलिए तो हर एक मूव जो कंसोलिडेशन के बाद में आ रहा है एक्सपेंशन, और उसके बाद में आपके पास में मार्केट के दो मूव होते हैं, या तो रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। तो यहां पे आने वाला मूव आपके पास में क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट। मार्केट कहां जा सकता है, अगेन हायर। डीलिंग रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। मार्केट अगेन कहां पे जा सकता है, हायर। बाय साइड में मार्केट कहां जा सकता है, ऊपर की ओर कोई ना कोई प्राइस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने जा सकता है आपके पास में, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, कंटिन्यू मार्केट हायर की ओर लेके जाएगा। कब तक लेके जाएगा, ये 2023 के दिसंबर तक यहाँ पे। तो मार्केट को हम यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि था हमारे पास में 2022। तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दी, और इसके अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला हर एक वहां पे प्राइस डिलीवरी हम कहां पे देखते हैं, बाय साइड की ओर। तो यहां से लेके 2023 के देख रहा हूं मैं दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि वर्टिकल लाइन लगा दी मैंने यहां पे। ठीक है, ये हो गया दिसंबर, ये हो गया जनवरी, उससे पहले 27, 28, 29, 29 दिसंबर। यानी कि यहां पे आपके पास में जीबीपी जेपीवाई क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली रीड रन हो रहा है, कंटिन्यू हायर है ना। यहां से मैं देखो, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू हायर रहा हुआ है आपके पास में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस की वजह से। अब उसके बाद में अगर आपके ने जो जापान ने इंटरेस्ट रेट हाई करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आपको चार्ट के ऊपर अगर दिखाऊं वहां पे, अगेन इतना तो समझ में आ गया सब लोगों को, ऑलराइट। अब यहां पे क्या हुआ देखो, जापान ने जनवरी के बाद में मार्च के अंदर यहां पे क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाई किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो 19 मार्च 2024 के बाद में जीबीपी जेपीवाई कहां जा सकता है, सेल जा सकता है वहां पे। ठीक है ना। अब उससे पहले आपके पास में यहां पे न्यूज आने लग जाएंगी दिसंबर, यानी कि जनवरी के अंदर वहां पे न्यूज आने लग गई थी मार्केट के अंदर कि जो है जापान का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वहां पे अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकता है आफ्टर 2016। आप पुराने आर्टिकल रीड करोगे तो वही आपके पास में न्यूज आ रही थी वहां पे उस टाइम के ऊपर। तो वो होने वाली कंसोलिडेशन उस टाइम पे जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर जो भी कंसोलिडेट हो रही थी ना मार्केट, वो ऑर्डर बिल्ड कर रही थी किसके लिए, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो हाई होने वाले थे किसके, जापान के। तो ये चीजें अपने को रीड करनी है इस मॉडल के अंदर वहां पे। आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहां तक देख रहे हैं ये चीजें, हम देख रहे हैं कि मार्च के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी आपके पास में स्लाइटली जो मार्केट है कहां पे जा सकता है, जीपी जेपीवाई का बाय साइड में। तो ये जनवरी है, ये आपके पास में फरवरी है, और ये आपके पास में क्या है, मार्च है। अब मार्च के बाद में उन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या है ना कि थोड़ा हाई करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट यहां से हो सकता है कि बेरिश आ जाए उसके बाद में। अब यहां पे मार्केट हायर गया हुआ है, फरवरी, मई, जून और जुलाई।
अब जुलाई के बाद में आपके पास में इंटरेस्ट रेट जो है जुलाई के अंदर कितने हो रखे हैं आपके पास में 0.25। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं वहां पे वापस से शिफ्ट करके। ये देखो यहाँ पे है 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ मार्केट को, लेकिन 0.5, ठीक है, 0.25, 0.25, 0.5। अब यहां पे आपके पास में जो जीपी जेपीवाई है या यूरो जेपीवाई है या यूएसडी जेपीवाई है या फिर आपके पास में कैड जेपीवाई है, वो सारे के सारे इस मंथ के अराउंड क्या रहे होंगे, बेरिश रहे होंगे। चाहे कोई सा भी देख लो आप, चाहे यूएसडी जेपीवाई देखो, चाहे जीबीपी जेपीवाई देखो, चाहे यूरो जेपीवाई देखो, चाहे कैड जेपीवाई, चाहे सीएचएफ एयूडी जेपीवाई, कोई सा भी। कौन से मंथ के अराउंड? जुलाई 2024। और अगर जुलाई 2024 के अराउंड पौंड अगर अपनी इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है और बढ़ा कौन रहा है, येन, तो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस और बढ़ते जाएंगे, तो मार्केट और ज्यादा सेल साइड में आता जाएगा। किसका? जीबीपी जेपीवाई का, यूरो जेपीवाई का, यहां से। ठीक है, अब 10 जुलाई के अंदर हम कोई सा भी चार्ट देखें यूरो जेपीवाई, ये है आपके पास में 9-10 जुलाई, ये रहा। यहाँ पे मार्केट कहां पे आ रहा है? सेल साइड के अंदर। यूएसडी जेपीवाई देखो, हालांकि यूएसडी वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंट करेंसी है, लेकिन स्टिल आपके पास में सेलिंग है। एयूडी जेपीवाई देखो, सेलिंग। और कोई सा देख लो आप, कैड जेपीवाई, सेलिंग। ठीक है, तो ये जो मॉडल हमने अभी डिस्कशन किया, ये इसी के बेसिस पे मूव करता है आपके पास में, इसी तरीके से जो मार्केट है आपके पास में बिहेव करता है इंटरेस्ट रेट के टाइम पे। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? वहां पे दो कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट के चेंजेस हो रहे हो, मार्केट कोई ओल्ड हाई ले रहा हो, ओल्ड लो ले रहा हो, प्रीमियम डिस्काउंटेड जोन के अंदर हो, टाइम फ्रेम होएगा डेली, दो कंट्री की करेंसीज के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंपेयर करना है। ठीक है, और कैसे मार्केट आपके पास में प्राइस डिलीवरी देती है बुलिश या बेरिश के अंदर, उसी के हिसाब से एंटिसिपेट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं यूरो यूएसडी, ठीक है, ये करेंसी पेयर है, उसके अंदर अगर रेट डिफरेंशियल का इंपैक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट आपके पास में फेड जो है हाइक करे और ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक वो आपके पास में नॉर्मल रहने दे, तो यूरो यूएसडी कहां पे जा सकता है? डाउन की साइड, सेल साइड के अंदर अगर फेड है रेट हाइक करेगा तो। अगर जीबीपी यूएसडी के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड आपके पास में रेट हाइक कर दे और फेड आपके पास में अनचेंज रखे इंटरेस्ट रेट, तो जीबीपी यूएसडी स्ट्रेंथ ले सकता है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करे और बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को पॉज करे या फिर नॉर्मल रहने दे, तो यूएसडी क्या ले सकता है? स्ट्रेंथ ले सकता है। एयूडी यूएसडी अगर इंटरेस्ट रेट आपके पास में कट कर रहा है और फेड आपके पास में स्टेबल है, एयूडी यूएसडी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट कट करे और फेड जो है आपके पास में इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर रहा, एकदम स्टेबल पड़े हुए हैं उनके, तो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या होएगा? वीक होएगा वहां पे। ठीक है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करोगे ना इसके अंदर इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल के अंदर, तो भी आपको इस तरीके से मार्केट के मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे आपके क्या बिल्ड कर सकते हो? ट्रेड नैरेटिव जो है वो अच्छे बिल्ड कर सकते हो। वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट पे जो करेंसी है वो आपके पास में स्ट्रांग रहती है। आईसीटी की प्राइस डिलीवरी आप फॉलो कर सकते हो, किसके साथ में? मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में वहां पे, और यूज कर सकते हो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल प्लस लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये था आपके पास में आज का टॉपिक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो, पर बेटर है कि आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। लॉन्ग टर्म के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, जीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल्स।